हेलो। अ, हम लोग जितना हो सकता था काइनेटिक एनर्जी का यूज़ उससे ज़्यादा तो होता नहीं है, हालांकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन हम लोग जान गए हैं। आज एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, जिसके बाद हम मान सकते हैं कि जेई मन तक का हो जाएगा। टॉपलिंग ओपलिंग कम आता है, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही दो चीज़ बचा रहेगा। सो आज एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जान जाएंगे तो जेई मेन वाला हम लोग समझ जाएंगे। प्रैक्टिस आपका रह जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम पहले। एंगुलर मोमेंटम को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो ये एक पार्टिकल के लेवल पे डिफाइन है, फिर उसको हम लोग समेशन या इंटीग्रेशन करते हैं तो कलेक्टिवली किसी रिजिड बॉडी का हम लोग निकालते हैं। जिस तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क जाना जाता है, वैसे ही जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मोमेंट लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, फोर्स का मोमेंट लेते हैं तो टॉर्क आता है, वैसे ही मोमेंटम का मोमेंट लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आता है। सो इसमें जनरली देखे होंगे, अच्छा यही रीज़न है कि हम लोग कई लोग ऐसे डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इनर्शिया इज पोजीशन टाइम्स मास m इंटू आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मल्टीप्लाई आर करना होगा मोमेंट के लिए, तो आर मल्टीप्लाई करते हैं m r स्क्वायर होता है। वैसे ये मीनिंगलेस है, इनर्शिया ऐसे डिफाइन नहीं है, लेकिन कई लोग सारा में इसमें आर मल्टीप्लाई होता है, टॉर्क में आर मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें भी आर मल्टीप्लाई मान के रिमेनिंग पार्ट को इनर्शिया मान लेते हैं। सो इनर्शिया को कहते हैं कि एम आर होता है। तो इसको लिखो एंगुलर मोमेंटम। Moment of momentum of a particle मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल के लिए डिफाइन है। बाकी वैसे ही जैसे कुलॉम्स लॉ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के लिए है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी चार्ज पार्टिकल मासी पार्टिकल के लिए मासी पार्टिकल। सो क्या लिखे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम of a particle about an axis is known as moment of momentum of a particle about an axis is known as angular momentum of that particle about that axis is known as angular momentum of that particle about that एक्सिस। इसको ऐसे भी यदि मैथमेटिकली डिफाइन करें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं सारे ही वेक्टर की तरह हैं, जो मास के इक्विवेलेंट है उसको छोड़ के, जो एनर्जी है तो उसको छोड़ के, बाकी टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और सभी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होता है, राइट। सो यदि मैं कहूँ कि कोई एक्सिस है, ये मान लेते हैं एक्सिस है, एक पार्टिकल इस पे चल रहा है, इसके अबाउट पाना है, पार्टिकल है जिसका मास m है और इधर की तरफ v वेलोसिटी से चल रहा है,
तो मोमेंटम इसका कितना होगा, mv होगा, मैग्नीट्यूड mv होगा। अच्छा ये देखो ये पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, मास m है और v वेलोसिटी से चल रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम आप किसी के अबाउट पा सकते हैं, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट पा सकते हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट पा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, या वो पूछा जाएगा तो उसी के अबाउट निकालना होगा, है ना। तो और सबका अलग अलग होगा, और पार्टिकल यही है, वेलोसिटी यही है। सो यदि इसके अबाउट निकालना हो तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये दिस इज पोजीशन वेक्टर। जिस एक्सिस के अबाउट पाना है उसके अबाउट ये उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर कैसे देखा जाता है किसी भी चीज़ का, जिसके रिस्पेक्ट में किसी का पोजीशन देखना हो तो वहाँ पे आप जाके खड़े हो जाइए, चीज़ को देखिए और वहाँ से खींचिए एरो ऐसे, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन ऐसे है, इसके रिस्पेक्ट में कहूँ इसका पोजीशन तो ऐसे है, ऐसे है ना। इसको वेक्टर की तरह लिखते हैं हम लोग, रिलेटिव पोजीशन। ये आर है, इसको एक्सटेंड कर लो, इसको आगे भी कर लो, ये आर है, ये वी है, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है। अच्छा ये देखो डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का यही है, क्योंकि ये डायरेक्शन है तो वही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जो ये लेंथ है। आप कह सकते हैं कि सर ये लंबा है, ये छोटा क्यों बनाए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर को हम, ये तो कोई ज़रूरी है कि हम इसके लिए ही माने, जो ये दूरी है, इस दूरी, ये मान लीजिए दूरी 4 मीटर है, हाँ, तो कॉपी में 4 मीटर होना होगे, क्या करना होगा आपको, माना कि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर के लिए 4 सेंटीमीटर, तो यही इतना ही ना छोटा सा बनाओगे यार, तो ऐसे बनाओगे। हालांकि भले ही हम ऐसे दिखा दिए। अच्छा जब हम लोग ऐसे दिखाते हैं इतना लंबा सा, तो उसका मतलब होता है कि स्केल हम सेम मान लिए, 1 to 1 मान लिए हैं, राइट। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये माना जाए। और पोजीशन के साथ अच्छी चीज़ ये है, बाकी क्वांटिटी के अलावा, कि पोजीशन में हम सेम स्केल मानते हैं, ज़्यादा समझ में आता है, वेलोसिटी कम समझ में आता है। नहीं, क्यों वेलोसिटी कम समझ में आता है और पोजीशन ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि रियल में जो पोजीशन है, जो लेंथ है, वही हम पेज में भी लेंथ ही खींचते हैं, लेकिन क्योंकि मीटर पर सेकेंड लेंथ तो होता नहीं है, ये तो कोई दूसरी चीज़ है, तो हमें फिर लेंथ के टर्म में मानना होता है। कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड को दिखाने के लिए कहते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड को 1 सेंटीमीटर कहा जाए, ऐसे स्केल मानते हैं, तो फिर दिखाते हैं। तो इसको समझना जरूरी है। हालांकि ये वेक्टर चैप्टर का था, लेकिन वेक्टर में भी कम लोग समझ पाते हैं। वेक्टर को वेक्टर की तरह रट पिट लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं, आईटी तक क्वालिफाई कर लेते हैं और आता नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि आईटी निकालने के बाद भी चीज़ें नहीं आती हैं। तो अच्छा, कई बार थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होता है ना, ऐसे कि जब तक आपको डिटेल डेप्थ नॉलेज ना हो, जेईई एडवांस निकल ही नहीं सकता। एक तो ये स्टेटमेंट आता है, और दूसरी बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि चीज़ें रट पिट के भी निकलती हैं, याद करके रट पिट के भी। कौन सा सही है? दोनों सही है। मैं बताता हूँ कैसे। जितना डेप्थ चाहिए साइंस वाला, वो सही में लोग नहीं देते हैं, मैं देता हूँ आपको। तो वो रियल में साइंस है, जिसमें मैं आईटी भूल जाता हूँ कि आईटी के लिए तुम हो कि नहीं हो। तो वो बच्चे निकालते हैं जो रियली में थोड़ा डेप्थ तक होता है और कुछ याद भी कर लेते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि केवल याद वाद करके चले जाएंगे तो भी नहीं होगा, और यदि आप ये सोच रहे हैं कि केवल डेप्थ में ही जाएंगे तो 10 साल लगेंगे। दिक्कत है ना यार। तो बताओ कौन जाता होगा? जो कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में अपना स्टडी करता होगा। तो इसीलिए मैं उसके खिलाफ में अक्सर दिखता हूँ, नहीं
खिलाफ में दिखता हूँ ना अक्सर, बोलता हूँ कि नॉलेज के लिए पढ़ो, आईटी में होगा या नहीं होगा, और ये सच है, यही करना चाहिए। वो आईटी मिल जाएगा अलग बात है, और आपके दिमाग में शायद ये होगा कि नहीं सर, अच्छा अपने से तो करते ही होगे, पता कर लेते होगे कि ये नहीं आएगा कैंसिल। जैसे कल वाला जो पढ़ा के गया था लास्ट में, तो आपके दिमाग में क्या होगा, कैंसिल, ये नहीं आएगा, और आएगा तो होगा भी नहीं। तो आईटी में जाने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा, इस टाइप का आता है। तो इसलिए मैं वो पढ़ा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि साइंस कंटिन्यू करना है। क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ ना कि वो जॉब कर रहे हैं पर वो मीनिंगलेस लाइफ है। जैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो कोचिंग का नाम लेना सही नहीं है, कई बड़ी कोचिंग किसी कोचिंग को अक्वायर कर ली, पता ही होगा, एक कोचिंग दूसरे को अक्वायर कर लिए सब। वहाँ पे टीचर्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको 2 लाख पर मंथ मिल रहा है, 3 लाख पर मंथ मिल रहा है, 5 लाख पर मंथ मिल रहा है। भले ही वो उनकी इज्जत चपरासी से भी खराब हो, और सही में खराब है, बहुत गंदी स्थिति है, मजदूरों से भी खराब है। मेरा वैसे मैं मजदूरों और चपरासियों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा मानना है कि उनकी भी इज्जत उतनी ही होनी चाहिए जितनी मेरी है और किसी की भी है, पीएम की जितनी है, मेरा मानना है। लेकिन मैं उनके अनुसार स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो समाज में है, चपरासी और मजदूर जिनको हाशिए पे रखा गया, नीचे हैं, जानवर भी उनसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि उनको उस तरह का आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया, और पॉलिटिक्स कैसी होती है वो आपको पता ही होगा, उनसे खराब स्थिति है। और यहाँ पे रहते हैं तो मैं बहुत सारे रिक्रूटमेंट में टीचर्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ देखिए पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा इज्जत मिलेगी आपको। करें इज्जत लेके क्या करेंगे, ढोएंगे तो हमें पैसा भी लेके तो ढोगे ही, उसको भी लेके क्या कर लोगे तुम। तो यदि आपके दिमाग में है कि साइंस तभी तक जब तक आईटी निकले तो आप गलत हैं, बल्कि आईटी न भी निकले तो साइंस को कंटिन्यू करिएगा, आईटी वालों से ज़्यादा अच्छा करेंगे आप। खासकर मैं उनसे बोल रहा हूँ ज़्यादा अच्छा करेंगे जो आईटी में जाने के बाद वो अपनी जर्नी को अंत मान लेते हैं और जॉब तक लिमिट रखते हैं, उनसे अच्छे होंगे। लेकिन हाँ, यदि आईटी में जाके फिर साइंस को कंटिन्यू किया तो उनसे बड़े फिर आप नहीं होंगे, क्योंकि वो आईटी भी निकाला, कंटिन्यू भी किया है, तो फिर तो वो आगे रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ट्राई करिए, कंटिन्यू वाला पहले प्रायोरिटी रखिए, सेकेंड प्रायोरिटी रखिए। ये ऑर्डर में अक्सर बोलता रहता हूँ कि पहला नॉलेज, साइंस, कंटिन्यू, टेम्परामेंट, लाइफ को देखने का नज़रिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटी को छोड़ दीजिए। आईटी को थर्ड पे भी नहीं रखा मैं, लेकिन फर्स्ट पे तो नहीं रखा, सेकेंड पे रखा हूँ, अच्छा पोजीशन है, तो आप सेकेंड वाला ध्यान रखिएगा। एनीवे, सो ये देखो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है, वैसे सिंबल पे नहीं जाना चाहिए, किसी क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम को यदि एम से दिखाया है तो वही है ना। मैं वो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो यूज़ किया जाता है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम तो ए से होना चाहिए, पहला लेटर, क्यों ए से नहीं है? हाँ, ये कह रहे हैं कि एम्पियर पहले आ गया है तो इसलिए ए, और स्मॉल ए एक्सिलरेशन। इसका मतलब जरूर खोज पहले कौन सी हुई होगी, करंट की और एक्सिलरेशन की। किससे पहले? एंगुलर मोमेंटम से। मतलब ऑर्डर देख सकते हैं डिस्कवरी का जो डिफाइन किया गया है कि कौन पहले। बहुत बड़ा सा आपको क्लू दे रहा हूँ, पता करें कौन पहले बात हुई होगी कौन बाद में। एनीवे, सो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डिफाइन ऐसे होता है r क्रॉस p। अच्छा, r क्रॉस p की p क्रॉस r? क्यों? डायरेक्शन। अच्छा, p क्रॉस r होगा तो डायरेक्शन नहीं होगा? क्या रीजन होता है ये?
मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम, जितने भी मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबको हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि पहले क्वांटिटी आता, मोमेंट के लिए आर बाद में आता। तो रीज़न ये है कि डेफिनेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, फिर भी हर डेफिनेशन पे ये कह सकते हैं कि ऐसा ही क्यों, इतना कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक और स्टेटमेंट साथ में रहता है कि क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप कहेंगे तो इसका रीज़न है कि डायरेक्शन जो आर क्रॉस पी है वो इस एक्सिस के अबाउट आर क्रॉस पी ऐसे घूमता हुआ, सेंस ऐसे घूमता हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे घूमता हुआ सेंस तो है, तो हम लोग लेफ्ट से भी ऐसे कर सकते थे तो अंदर आ जाता, और राइट से कर सकते थे तो बाहर आ जाएगा, यही ना। आर और पी को छोड़ो, पहले सेंस देखो किसी एक्सिस के अबाउट। पूरे रोटेशनल में इसी तरह का सेंस आया भी होगा, देखे होंगे आप लोग। यहाँ पे है तो पीछे कर लो, यहाँ पे है तो भी आगे कर लो, यहाँ पर इसके यहीं पे नीचे रहो, और इसको ऐसे जैसा डायरेक्शन है वैसे करके इसको सेंटर मान के घुमा दो ऐसे बाहर। तो लेफ्ट वाला लेते तो अंदर, और आर्क ये छोड़ो, अभी इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं अभी सेंस ऑफ रोटेशन देख रहा हूँ। तो लेफ्ट वाला लेते तो अंदर, और राइट वाला लेते तो दुनिया में ज़्यादा कौन सा राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड? तो उन्हीं के साथ उन्हीं वाला ले लिया गया, और लोग उनके साथ नाइंसाफ़ी कर गए जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं। कितने लोग हैं, कोई है लेफ्ट हैंडेड? लेफ्ट हैंडेड लिख तो वही, उस पेन तो उसी में लियो, नहीं राइट में है तुम्हारा, नहीं सो कोई बात नहीं, मेरी सिंपैथी उनके साथ है थोड़ा सा। सो राइट हैंडेड इसीलिए कर दिया गया ऐसे, और कोई रीज़न नहीं है। हाँ, दूसरी जगह यहाँ से भी कर सकते हैं कि आर क्रॉस पी वाला जो राइट हैंड वाला क्यों करके देखा गया, तो मैग्नेटिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर से वहाँ पे आपको ये कहना पड़ेगा, नहीं तो लेफ्ट लेके वहाँ पे उलट लेते यार, जो आर फोर्स बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी क्रॉस बी, तो राइट वाला तो नेचुरल फोर्स है, वो तो देखा भी गया। तो क्या ये नहीं कर सकते थे कि लेफ्ट वाला लेते हैं बी क्रॉस बी लिख लेते हैं? तो आपको फिर राइट पे तो आना ही पड़ेगा, फिर वहाँ पे भी भले ही वहाँ पे नेचुरली देखा गया कि फोर्स ऐसे लगता है, राइट। सो ये है, और यदि ऐसा है तो फिर ये है आर क्रॉस। अच्छा हाँ, यदि इसको हम लोग ऐसे लिखें कि मॉड क्या है, तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी साइन थीटा, और यहाँ पे आर क्रॉस पी मतलब आर क्रॉस एम वी, सो एल इज इक्वल टू एम टेकन आउट आर क्रॉस वी। वैल्यू तो ऐसे ही है, इसका मतलब यहाँ से फिर से यदि एल को लिखा जाए मॉड, तो ये लिखा जाएगा एम वी आर साइन थीटा, ऐसे। वैल्यू देखो, तो अब हम लोग कैसे सोचा करेंगे इसको, ये देखो, इसको देखो कैसे लिखेंगे ये, इसको मैं परपेंडिकुलर खींच देता हूं ना, परपेंडिकुलर थीटा ये, अच्छा ये लेंथ आ रही है। फिर से मैं याद दिला दूं आपको कि ये पोजीशन वेक्टर का फ्रॉम हियर टू देयर वाला है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ आर पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। अच्छा, ये सब चीजें इतनी लंबी लंबी लिखी रहती हैं तो क्वेश्चन लंबा हो जाता हो तो कठिन, लेकिन कठिन मानना नहीं है, कई बार बोला हूँ, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे कि इसके रिस्पेक्ट में ऐसे, तो मान लीजिए कुछ वैल्यू भी लिख दे रहा है उसी में,
आर ए बी आर आर पी आर पार्टिकल ओ ऐसे, ठीक है ना, वो तो वही है जो पढ़े हैं यार, वो जानते हैं, वही लिखा हुआ है। सो इसको कैसे देखा जाएगा? यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड लूँ तो इसको ऐसे ही कर लेता हूँ, एरो नहीं लगाता हूँ, और फिर तब कहता हूँ कि ये है एम वी आर साइन थीटा कहिए, चाहे एम वी आर साइन थीटा कहिए, चाहे एम आर वी साइन थीटा कहिए, और चाहे यहाँ पे इसको ऐसे भी कर लीजिए, एम वी डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 4 फॉर्म है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक तो ये जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनो तो, क्वेश्चन कर भी लेंगे, वैसे देख लेंगे। मास न दिया हो, सीधा मोमेंटम दिया हो, और वो भी आई जे के में दिया हो। कोई कहे कि एक पार्टिकल का मोमेंटम है 2i + 3j + 4k, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन ये है, तो ये फिजिक्स नहीं, मैथ्स है एंगुलर मोमेंटम के लिए। सोचना ही नहीं, सोचोगे तो माथा गर्म हो जाएगा, फट भी सकता है आपका माथा, दिक्कत हो जाएगा। सोचोगे कि अच्छा पोजीशन ये है तो 3D वाला वेलोसिटी किधर है, तो परफेक्ट, ये सब नहीं सोचना है, सीधा ये लेना है। हालांकि ये किसकी वैल्यू आएगी, इन्हीं सब की आएगी, ये और बात है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि मास मालूम हो, स्पीड मालूम हो, दूरी मालूम हो और एंगल मालूम हो, तो कुल मल्टीप्लाई कर लेना। अगला ये है कि यदि मास मालूम हो और v मालूम हो और थीटा नहीं मालूम हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना। यदि मास मालूम हो और दूरी मालूम हो, दूरी, तो v को रिजॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब मोमेंटम टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे किसको रिजॉल्व किया गया है, r को, और यहाँ पे किसको, यहाँ पे पूरा mv है तो r को तोड़ा गया है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे पूरा mr है तो किसको तोड़ा गया है, v को। इस तरह की बात बहुत सारी जगह आई होगी, वर्क डन में याद करो, आया था, है ना। तो वैसे ही कहा था कि वर्क डन में डॉट वाला भी एक क्वेश्चन रहेगा, सीधा, थोड़ा आसान भी था, क्रॉस वाला थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, यहाँ से ये देखने को मिला कि यदि सब मालूम है तो मल्टीप्लाई कर लो। मान लो ये है, इस ट्राइंगल में देखो r है और थीटा है, यही थीटा v और r के बीच में। कई लोग सोचते हैं कि r ये है, v ये है, तो ये एंगल है, ये नहीं एंगल है, आगे बढ़ाना होता है, दोनों का टेल एक जगह होगा तब डिस्टेंस दे, तब एंगल देखेंगे आप। किसी का हेड और किसी वेक्टर का टेल मिला हो तो उनके बीच का एंगल नहीं होता, दोनों का क्या होना चाहिए, टेल, या दोनों का क्या होना चाहिए, हेड, तो बीच में जो दिखता है उसे एंगल कहते हैं। या हेड हो या टेल हो, तब ठीक है। ऐसा नहीं कि हेड टेल फोटो में दिख रहा है और बीच का एंगल कह दिए, तो इसीलिए आगे बढ़ा लिए हैं। अच्छा, ये भी r है और ये भी r है, यदि आपको लग रहा है कि मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए तो उतना ही लंबा यहां बना लेना, क्या दिक्कत है। क्यों वो भी r है, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर बदलता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो ये कौन सा वाला है, देखो ये यदि ये r है तो ये r cos थीटा है और ये r sin थीटा है। मल्टीप्लाई कौन सा करना था, r sin थीटा, सो mvd। सो रियली में एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mvd। सबसे ज्यादा कौन सा यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, यही वाला, ये वाला सही सब है, लेकिन ये वाला यूज करेंगे। इसी तरह की बात हम लोग ज्यादा करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, राइट। तो इसका ध्यान रखिएगा, हम लोग ये वाला ज्यादा देखेंगे। हालांकि इन सब से भी ज्यादा जब हम लोग किसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे जिसमें आई ओमेगा हो जाएगा, तो वो वाला सबसे ज्यादा यूज होगा। ये तो पार्टिकल लेवल पे है, लेकिन डेफिनेशन तो यहीं से शुरू होती है,
डेफिनेशन में वो थोड़ी आई ओमेगा थोड़ी है, डेफिनेशन में ये है, फिर उसकी वैल्यू उतनी हो जाती है ना। तो ये समझ में आया आप लोगों को? किसी के अबाउट आप निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये वाला। सो लिख लीजिए, इसको लिख लो। वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि भूल नहीं पाती, तो आप लोगों को शायद जिस तरह से बताया कि R क्रॉस P ही होता है, या पूछा होता तो भी बता देते। ये भी रीज़न हो सकता है आप लोगों के बताने का कि मैं लिख दिया था तो आप बता दिए थे, ऐसा तो नहीं है। तो कभी पूछा जाएगा R क्रॉस P की P क्रॉस R, तो R क्रॉस P इसलिए बता देते होंगे क्योंकि आपको याद रहता होगा कि R क्रॉस P ही होता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताया। और यदि कभी भूल भी गए, मैं तो भूल जाता था, तो यदि कभी भूल भी गए तो आप ऐसे देख सकते हैं, फोटो बना लेना और R क्रॉस P। अच्छा, इधर P भी है ना, जिधर भी उधर ही P, जिधर भी उधर ही P। कैसे कर सकते हैं जिधर भी उधर ही P? हाँ, क्योंकि P होता है M टाइम्स V, वेयर M इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि ऐसा नहीं होता, नेगेटिव मास अभी तक खोजा नहीं गया है। कुछ लोगों का दावा है कि रुबिडियम बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कभी कुछ टेम्परेचर पे वो नेगेटिव मास की तरह बिहेव करता है। अभी तक लोग प्रूव तो नहीं किए हैं, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट दिखा के कई लोग भाग गए और अपना गूगल पे लिख दिए कि ऐसा हुआ है। तो हुआ है तो दिखाना चाहिए ना, भागे क्यों भाई? तो उनका कहना है कि रुबिडियम कुछ माइनस टेम्परेचर पे नेगेटिव मास की तरह बिहेव करता है। नेगेटिव मास की तरह मतलब 2 kg रुबिडियम है, तो उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो भागा इधर, जिधर लगा तो उधर ही भागा। ये देखिए, तो कहा गया कि F बराबर A में होल्ड कर रहा होगा, तो F 10 न्यूटन 10I बराबर माइनस 2 kg इंटू A, तो A बराबर -5 आ गया। तो वो अपना लोग किए है। अच्छा, इसका रीज़न भी अच्छा, ये कहना कि नहीं होता होगा ऐसे, अभी फिलहाल साइंस तो ऐसे ही मानता है कि जब तक हम डिस्कवर नहीं किए हैं तब तक हम नहीं मानेंगे। लेकिन चीज़ें जो जब डिस्कवर हो जाती हैं चीज़ें, तो हम लोग मानने लगते हैं कि हाँ ये है, उससे पहले नहीं मान रहे होते हैं। तो जिस समय नहीं मान रहे होते हैं उस समय वो रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके नहीं मानने और मानने पे डिपेंड कर रहा था, वो तभी रहता है। लेकिन साइंस कहता है कि भाई दिखेगा तभी ना, तो साइंस गॉड को क्यों नहीं मानता? रीजन समझ में आ गया होगा। साइंस तैयार है, कहता है कि दिखाओगे हम मानेंगे, तो आप दिखा दीजिए। हाँ, अच्छा, उसी तरह हम भी नहीं मानते हैं, दिखा देंगे तो हम तैयार हैं मानने के लिए, राइट। और आप लोगों को भी ऐसा होना चाहिए, पता नहीं आप हैं कि नहीं। तो वैसे आपको बताया था कि नहीं कि जितने भी साइंटिस्ट के कोटेशंस देखेंगे तो आपको 70 to 80% साइंटिस्ट आपको एथिस्ट मिलेंगे मेरी तरह, और 20-30% आपको थीस्ट मिलेंगे, मतलब गॉड बिलीवर मिलेंगे, पर रियली में थे नहीं वो। जानते हो क्यों मिलेंगे आपको? वो धर्म वालों से डरते थे वो, क्योंकि गैलीलियो और सोक्रेटिस जो फिलोसफर बड़े बड़े थे और साइंटिस्ट पहले के थे, उनका हश्र वो देखे थे, और वो तो उनका आपके पास नाम है जो बहुत बड़े थे। उनका तो फहरिस्त आपके पास है ही नहीं, जिनको जेल में डाला गया था हमेशा के लिए और मर भी गए।
उनका भी बड़ा योगदान है, बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है जो डिस्कवर किए हैं, जो आपके सामने साइंस है जिनके नाम पे आप पढ़ते हैं, वही उन्हीं का वो योगदान नहीं है, वो उसके पीछे लॉजिक शुरू हो चुके थे और बहुत सारे काफी ज्यादा संख्या में लोगों ने योगदान दिया था। न्यूटन के तीन लॉज उनके अपने तो है नहीं, दो कम से कम पहले दो तो नहीं है, राइट। हम उनको नहीं पढ़ पाते, जो बहुत कुछ बोले, अरिस्टोटल को नहीं पढ़े मोशन के ही बारे में, क्यों? क्योंकि गलत हो गया, लेकिन सोचने को मजबूर तो वही किए थे ना। हम डाल्टन को गलत मान लिए और गलत थे भी, लेकिन सोचने के लिए वही बोले ना कि इनडिविजिबल स्टेट है वो मैटर का, जिसे एटम कहते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो बाद में डिवाइड हो गया। अच्छा, ये तो चलता ही रहेगा। आज लोग कहते थे बहुत दिनों तक कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फर्दर डिवीजन नहीं। क्वार्क आ ही गया ना, स्ट्रिंग थ्योरी हाइपोथेसाइज्ड है, आने वाले टाइम में वो भी आ ही जाएगा, यदि अभी प्रूव नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस के फॉर्म में तो है ही स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें क्वार्क के अंदर की बात हो रही है। एनीवे, डायरेक्शन यदि इसको देखा जाए तो इसके अबाउट ऐसे डायरेक्शन है, सेंस इसका भले ही घूम नहीं रहा है, जा रहा है, पर डायरेक्शन सेंस ऐसे है बाहर। और यहां पे देखेंगे तो दिस इंटू दिस बाहर। P क्रॉस R करोगे तो क्या कहोगे? P क्रॉस R, फर्स्ट वेक्टर P R, तो अंदर हो जाएगा। तो अंदर हो जाएगा तो सेंस ऐसा तो नहीं है, सेंस तो बाहर ही था, राइट से डिफाइन करना था। तो ऐसे कहीं पे दिक्कत होगी तो आप चेक कर सकते हैं, सब जगह राइट से ही डिफाइन है। मैं यदि कहूंगा कि इसी पार्टिकल का मोमेंटम इसके अबाउट बताओ तो किधर होगा बताओ? पहले तो ये जानो कि जो पॉइंट है इसमें एक्सिस जहां से पास कर रहा है, जिस प्लेन में ये मोशन है और ये इसका पॉइंट है, तो यदि मैं कहूं कि ये पॉइंट और ये, तो इसी प्लेन में हम लोग R क्रॉस P करते हैं और जो डायरेक्शन आता है थंब का, उसे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ऐसे बाहर है। सो प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम होता है, प्लेन ऑफ मोशन के। अच्छा, ये बताओ कि इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं क्या? इसके अबाउट भी कैसे? ऐसे करेंगे, देखो, इसके अबाउट ऐसे इधर की तरफ होगा, राइट। इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं, इसके अबाउट कितना होगा? 0। तो इसका मतलब मोमेंटम जो है यदि उसी एक्सिस से पास करे, अच्छा इसे आप लोग लिख लीजिए, फोर्स की तरह करना है इसको, इसे लाइन ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। तो कहीं पे भी किसी भी मोमेंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको क्या करिए, आगे पीछे लंबा सा खींच लीजिए, भले ही आगे मुड़ जाएगा, ठीक है। उस मोमेंट पे जिधर डायरेक्शन है आगे, भले ही हो सकता है अभी फिलहाल तो पार्टिकल ऐसे ही चल रहा था, मान लीजिए ऐसे भागता, ऐसे भागता, तो इस मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे एक वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, उस मोमेंट पे आगे पीछे एक लंबा सा लाइन खींचिए, जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जितना लेंथ आएगा उसे mv में मल्टीप्लाई करिए, उसे क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम, राइट। समझ में आया? तो लाइन ऑफ वेलोसिटी लिख लीजिए, ये छोड़ तो नहीं दिए, लाइन ऑफ वेलोसिटी लिख लो। अच्छा, इसी के एक्सप्रेशन से एक चीज और देखा जा सकता है, ये वाला एक्सप्रेशन देख सकते हो, यहीं पे, क्योंकि टॉर्क कैसे डिफाइन है यार? dl/dt,
डेफिनीशन है ये, dl/dt, राइट। फॉर zero torque, zero for no torque on any system implies that zero constant। यहां से क्या स्टेटमेंट दिया जा सकता है? फॉर एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। अच्छा, एक्सटर्नल टॉर्क बोलिए चाहे मत बोलिए, एक्सटर्नल फोर्स बोलिए चाहे मत बोलिए, एनएलएम में एक्सटर्नल फोर्स बोलना जरूरी होता है क्या? ये अलग बात है कि एक्सटर्नल बोल देने से और क्लैरिफाई हो जाता है कि वही वाला होता है, मतलब वही वाला रिजल्ट देता होगा। नहीं तो यदि नहीं बोलेंगे, नेट फोर्स बोलेंगे तो भी इंटरनल तो कैंसिल होकर जीरो ही होता है। तो एक्सटर्नल इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये भी याद रहे कि एक्सटर्नल वाला ही नेट होगा, नहीं तो नेट में इंटरनल तब भी कटेगा बिना बोले भी। सो सिमिलरली हियर फॉर एब्सेंस ऑफ इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा है, इफ नेट टॉर्क इज जीरो और एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। राइट डाउन इट, जल्दी लिखो। जो अभी मैं डिफाइन किया था ये वाला, उसी में ये वैल्यू लिखा हूँ। हालांकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अलग से भी पढ़ लेंगे, उसके डिफरेंट केसेस, और ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल वाला हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो एडवांस में ज़रूरत है, मेंस में ज़रूरत नहीं होगी। इन एब्सेंस ऑफ लिख लिए, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, अच्छा रिजिड बॉडी कहिए चाहे डायमेंशनल बॉडी, डायमेंशनल सॉलिड बॉडी, बल्कि बॉडी, मतलब पॉइंट मास वाला नहीं ना। इन प्योर रोटेशन लिख दे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। फिर से वो प्रूव हो जाएगा कि कोई फैन घूम रहा है ना, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, यदि ये पेन घूम रहा है ऐसे, ये पेन ऐसे घूम रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो हम लोग तो पार्टिकल का ही ना डिफाइन किए अभी, पार्टिकल का ही जाने। यदि बताना पड़े कि एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का, कलेक्टिव पार्टिकल्स का, एज ए होल, इनफाइनेटली लार्ज पार्टिकल्स एज ए होल कितना होगा, तो थ्योरी तो वही है जो पढ़े वही लगाना पड़ेगा। सो यदि ओ के अबाउट हम लोग रोटेट करिए ओमेगा से, तो ये देखो R1 V1 M2, this is M2 M1, R2 V2 M3 V3 R3, ऐसे कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। वैसे मैं इनकी जगह क्या भी लिख सकता था, डीएम लिख सकता था। डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे तो, यदि छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं,
तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे, देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए m1 mv/r, v1 की वैल्यू कितना बताओ, mv ये देखो mv1r1 प्लस mv2r2 प्लस m3v3r3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसलिए मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि v1 के पर जिधर वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर r1 है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है कि v1 क्या होता है, v1 क्या होता है बताओ, यदि प्योर रोटेशन में है तो ओमेगा r1 प्लस m2 ओमेगा r2 इंटू r2 प्लस m3 ओमेगा r3 इंटू r3। ओमेगा सबका सेम होता है। कोई बॉडी प्योर रोटेशन में हो तो दूरी हर पॉइंट का अलग अलग होता है, पर सबका स्पीड अलग अलग होता है, पर ओमेगा सबका सेम होता है। यहां से मिला m1 ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा r2 स्क्वायर प्लस m3 ओमेगा r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओमेगा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट इज ओमेगा आई, या फिर अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं ओमेगा समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर, that is equal to omega I, where I is how much, ये इसका मतलब फिर से वही आ गया, यदि कोई बॉडी प्योर रोटेशन में है और उसी एक्सिस के अबाउट यदि एंगुलर मोमेंटम पाना है, तब तक आप नहीं बता सकते, जो अभी पढ़े हैं डेफिनेशन वैल्यू, तब तक आप नहीं बता सकते जब तक उस बॉडी के हर छोटे छोटे मास का इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, छोटा मास डिस्टेंस स्क्वायर का ये वैल्यू मालूम ना हो समेशन का। तो आपको फिर से वो याद आ गया होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू में पढ़े थे, यदि वो हम लोग नहीं पढ़े होते, नहीं जानते, तो ये जो फैन घूमता है या कहीं पे भी कोई चीज़ घूम रहा है, व्हील, गाड़ी चल रही है, व्हील घूम रहा है, कहीं पे भी आप एंगुलर मोमेंटम बता ही नहीं सकते जब तक ये ना मालूम हो। आप एंगुलर मोमेंटम नहीं बता सकते, जो अभी हम लोग आज शुरुआत की हैं कि डेफिनेशन है ये मोमेंट का, मोमेंटम का मोमेंट। तो फिर से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, इसका मतलब हम लोग जो पढ़े थे उसको यूज़ करेंगे अब, और एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन वाला एंगुलर मोमेंटम नया फॉर्म आ गया। और अगेन ये क्यों मैं मैग्नीट्यूड का सम की तरह लिखा हूँ, क्योंकि सबका सेंस सेम है। देखो ये इसके अबाउट बताना है तो ये घूम रहा है, अंदर है, ये देखो इसके अबाउट तो ऐसे घूम रहा है, अंदर है, इसका देखो इसके अबाउट अंदर है। तो हर पॉइंट का देखोगे इसका, इसके अबाउट सबका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द रोटेशन है, अंदर की तरफ। सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्योर रोटेशन में है और एक्सटर्नल टॉर्क न लगे, यदि प्योर रोटेशन में है और एक्सटर्नल टॉर्क न लगे तो मोमेंटम कंजर्व होगा। और यदि अच्छा ये मास की तरह है भी नहीं, जैसे होता ना जनरली अपने लाइफ में मास कांस्टेंट होता है, रोटेशन में थोड़ा और गड़बड़ है। क्यों रोटेशन कठिन है, इससे भी ये भी रीजन है कठिन होने का।
आई बदल सकता है सेम मास होते हुए, आई बदल सकता है सेम मास होते हुए, इसलिए भी रोटेशन कठिन है। वहां पे तो ऐसा देखने को नहीं मिला था, यहां पे देखने को मिल रहा है कि यदि टॉर्क 0 है प्योर रोटेटिंग बॉडी का जिसमें आई बदल सकता है, जैसे मैं ऐसे घूमूं, ऐसे रोलिंग, ऐसे स्केटिंग वाला ऐसे, और हाथ को फोल्ड कर दूं, सेम मास होते हुए आई बदल रहा होगा मेरा घूमने वाला। सो ओमेगा इंटू आई कॉन्स्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा क्योंकि टॉर्क 0 है मान लीजिए। तो यदि ओमेगा इंटू आई कांस्टेंट होगा तो यदि आई बढ़ा दोगे तो ओमेगा कम हो जाएगा, आई 2 गुना तो ओमेगा आधा, क्योंकि कांस्टेंट रहना है ना। अच्छा कांस्टेंट हर जगह नहीं, मैं वहां बोल रहा हूं जहां टॉर्क 0 हो। तो यहाँ पे इस तरह का भी बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल सकता है मास सेम रहते हुए, इसलिए भी रोटेशनल कठिन है। तो कठिन होने के कई रीजन है, आप देख रहे थे कि इसमें कठिन होने का वो भी रीजन है कि बॉडी उधर चल रही है, फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है आगे भी और पीछे भी। कम से कम ब्लॉक और एनएलए में तो नहीं होता था ये ऐसा। लिख लिए। तो एक ये भी चीज़ हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, अभी प्योर रोटेशन वाला है। तो मैं आप लोगों को वो वैल्यू दिखा देता हूँ जो मैं वीडियो, ये देखो जो अभी मैं दिखा रहा था कि किसी लाइन पे यदि वो चल रहा होगा, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y या d, जिसे मैं d कहा था, वो सेम रहेगा। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज चल रहा है से, तो किसी भी जगह रहे, यहां रहे तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ वेलोसिटी पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ वेलोसिटी पर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो जब यहां पे है तो भी एंगुलर मोमेंटम उतना ही है, यहां पे भी है तो भी उतना ही है, और यहां पे भी है तो भी उतना ही है, और आगे चला जाएगा तो भी उतना ही रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है कि नहीं? अभी पढ़ा था आई इंटू ओमेगा होता है? तो बताओ उसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो यार, अभी तो पढ़ा था कि आई ओमेगा होता है। तो आई ओमेगा के अनुसार देखते हैं, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है कि नहीं? इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, देखो m इंटू आर स्क्वायर, अरे वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है यार ये, तो m इंटू दूरी स्क्वायर ना। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, सबसे कम यहाँ पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है तो जरूर ओमेगा भी बदल रहा होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। कैसे मालूम कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? क्योंकि m इंटू वी कांस्टेंट है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो जरूर ओमेगा कम होगा। ओमेगा पूछ सकता हूं कि नहीं? हाँ, कहूंगा कि इसका ओमेगा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो क्या कहोगे? वेरिएबल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरिएबल की कांस्टेंट, और मोमेंटम कांस्टेंट की वेरिएबल, मोमेंटम कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बट ओमेगा नॉट कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बट ओमेगा नॉट कांस्टेंट, आई नॉट कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट। तो केवल रटने से नहीं, कई चीजें यहीं पे गलत हो सकती थी आपकी यदि आप ध्यान नहीं दिए होते तो। ओमेगा कैसे निकालोगे बताओ? ओमेगा याद है कैसे निकाला जाता है? ओमेगा कैसे निकालते हैं बताओ? तो आर क्रॉस वी होता है कि वी बाई आर होता है ओमेगा? उल्टा नहीं बोल रहे हो? उल्टा ही बोल रहे हैं। ओमेगा कैसे आएगा बताओ? चलो याद दिला देता हूं। ओमेगा किसे कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। या तो जिस मोमेंट पे इधर v है ना, तो दूरी ऐसे, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी बाई दूरी कर लो तो भी वही। चाहे कंपोनेंट v का मत करो, v पूरा ही रहने दो, तो r का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डिवाइड कर लो। फिर सुन लो, या तो v पूरा ही रहने दो, तो कौन सा डिवाइड करो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। चाहे दूरी ही पूरा रहने दो, दूरी मत लो, परपेंडिकुलर, रियल दूरी लो। कौन सा दूरी लो? पर दूरी के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी निकालो और उसमें डिवाइड करो r का, तुम्हें सेम मिलेगा।
और ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अरे ओमेगा वेरिएबल रहेगा, तो ये ओमेगा कांस्टेंट है क्या? ओमेगा वेरिएबल होगा। ये वाला v बाई डी कहना गलत होगा शायद ना, v बाई डी इज नॉट राइट, v परपेंडिकुलर v डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, क्योंकि यदि हम लोग v बाई डी कर देंगे, v बाई डी तो ये कहना पड़ेगा कि हर जगह ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये v बाई डी वाला कहना जो ये गलती कर रहा था कि r क्रॉस v टाइप का जो सोच रहा था, तो मैं कहा कि v बाई डी वैल्यू होता है। तो एक पॉइंट ये भी है कि जो मैं सोच रहा था कि नहीं v बाई डी करेंगे और एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो एक नया पॉइंट ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें ये वाला कंपोनेंट ये वाला निकाल के और ये डिवाइड करना होगा, जो सेम नहीं आएगा। देखो तो सेम आ रहा है क्या? देखो देखो सेम आ रहा है, निकाल के देखो, फोटो बनाओ और निकाल के देखो, सेम आ रहा है। सेम नहीं आना चाहिए। नहीं तो आर भी तो बदल रहा होगा ना। वी नहीं, वी वही है। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि v कंपोनेंट ऐसे करोगे तो v कितना आ रहा है? ये जो वैल्यू है v साइन थीटा, ऐसे v है तो v कॉस थीटा v साइन थीटा ना, सो v साइन थीटा बाई r ना। हाँ हाँ हाँ, v साइन थीटा बाई r ना। तो पता चला कि r दूरी क्या हो रही है? कम हो रही होगी, और v साइन थीटा बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब थोड़ा एक और चीज क्लियर हुआ कि हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम में ये कहना कि वेलोसिटी और लाइन ऑफ वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड करने से एंगुलर वेलोसिटी नहीं आती। एंगुलर वेलोसिटी में आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई वेलोसिटी है उसमें लाइन ऑफ वेलोसिटी बना के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड करके आप नहीं निकाल सकते। जो वैल्यू है रेडियस वेक्टर, वो दूरी डिवाइड करना होगा परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, है ना। चलिए वो देखो नेक्स्ट। अच्छा, जो आपको समझाया था वही वाला ये, यदि ये कोई चीज ऐसे घूम रहा है, ऐसे रुक जा रहा है ऐसे, तो जब ऐसे घूम रहा होगा तो इसके अबाउट डायरेक्शन किधर होगा? एंगुलर मोमेंटम का ऊपर। रुक रहा होगा तो कम हो गया होगा, जब लौटा होगा तो फिर नीचे हो गया होगा, राइट। जब ऐसे कोई चीज होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऊपर होगा, रुका होगा तो अच्छा कम होगा, तो ये इसका अच्छा लेंथ कम होने का मतलब, इसके लेंथ कम होने का क्या मतलब है? ये जो लेंथ है ये कम होने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ना। तो लेंथ बढ़ने का मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ना ऊपर की तरफ। रुक गया होगा तो एंगुलर मोमेंटम जीरो, और जब इधर हुआ होगा तो नीचे, राइट। जो पढ़ाया था वही था। ये दिख रहा है कि नहीं यार? ये ठीक से दिख रहा है तुम लोगों को? पिक्सेल्स फट गए, कोई बात नहीं है। अभी जो बता रहा था कि एक्सिस, इसके अबाउट यदि स्केटिंग, आइस स्केटिंग वाले यदि रोटेट कोई कर रहा है ऐसे और घूम रहा है, यहाँ पे जीरो मान लें फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क, तो यदि घूम रहा होगा ऐसे तो ओमेगा कम होगा, आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, टाउ जीरो, तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो यदि आई घट गया, ऐसे घूम रहे होगे और फोल्ड कर लिए, तो आई इसके अबाउट क्या हो जाएगा? इसके अबाउट घूम रहे होगे ऐसे, तो अभी आई ज्यादा होगा ना। अभी क्यों आई ज्यादा होगा? क्योंकि जो मास है वो दूर है, और मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो आई ज्यादा होगा तो ओमेगा कम होगा। जैसे ही फोल्ड कर लोगे ऐसे, चाहे ऐसे ऊपर, तो आई कम हो जाएगा, और आई कम हो जाएगा तो ओमेगा ज्यादा हो जाएगा। इस केस में एक और क्वेश्चन होता है जो कम किताबों में मिलता है, इसमें वर्क डन भी होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। आप लोग बता सकते हैं कि जब मैं घूमता हुआ आई अपने हाथ को फोल्ड कर लिया होगा तब मेरा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है,
कि स्ट्रेच्ड फॉर्म में ज्यादा है कि दोनों सेम है काइनेटिक एनर्जी, बताइए। फोल्ड करने में ज्यादा है, क्यों? ओमेगा बढ़ा तो आई कम भी तो हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर, इसलिए तो पता नहीं, हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर बढ़ा कम ही हो और आई ज्यादा कम हो गया हो। हाँ, सेम रेशियो में घटता बढ़ता है, ये पॉइंट जरूरी है। और ज्यादा अच्छा है कि क्या बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। याद करो, लीनियर मोमेंटम में यदि मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है। यदि मोमेंटम, वैसे कहीं पे भी p²/2m होता है, लेकिन हम p²/2m का फॉर्म तब देखते हैं जब p कांस्टेंट होता है। नहीं, p²/2m तो हर जगह होता है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। तो यहां पे भी कैसे देखोगे, जैसे वहां पे p²/2m है, वैसे यहां पे l²/2i है। जब मैं ऐसे घूम रहा था तो जितना l था फोल्ड कर लिया तो भी उतना ही l है, क्योंकि अभी तो बात कर रहे थे कि l कांस्टेंट है। तो बताओ l²/2i, आपको कम नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2i ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 1/2i ओमेगा स्क्वायर। ऊपर i नीचे i मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर i ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे i हो जाएगा 2i। तो i ओमेगा का होल स्क्वायर तो l स्क्वायर हुआ ना, अभी तो पढ़ाया था कि l वही होता है प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए। सो l²/2i, तो जब फोल्ड कर लोगे तो l तो वही रहेगा, i कम हो गया होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया होगा। इसका मतलब ये भी पूछा सकता है, हाउ मच वर्क डन बाय मी ड्यूरिंग फोल्डिंग हैंड। फोल्ड करते हुए मैं कितना काम किया, तो आपको लगेगा तो मैं तो कुछ काम ही नहीं किया था, लग सकता है आपको ये लग सकता है कि मैं कोई काम नहीं किया था, पर किया था। केवल एक्सटर्नल फोर्स से काम नहीं होता, काम तो इंटरनल फोर्स से भी होता है। बस एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी एक्सेलरेट करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब इंटरनल वर्क डन होता है। इंटरनल फोर्सेस का नेट कितना होता है भाई? 0। इंटरनल फोर्सेस का नेट 0, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क 0, पर वर्क डन होता है दोनों का, ध्यान रखिएगा ये। एनीवे, सो ये बहुत पॉपुलर ये है जिसे जायरोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। देखो, ये एक रोटेटिंग, फ्रीली रोटेटिंग डिस्क है, डिस्क जो फ्रीली रोटेट कर सकता है ये, और उस पर कोई एक हैवी व्हील, ये नहीं कि हल्का फुल्का टायर लेके घूमने लगे, पता चला आपका मास 100 kg है और 2 ग्राम का टायर ले लिए, तो तब नहीं दिखेगा। कम से कम भारी 5 kg का लीजिए, 10 kg का लीजिए ना, 5 kg का। और आप भी थोड़े हल्के रहिए। अब दारा सिंह को मत कर दीजिएगा कि करने लगे, हालांकि अब नहीं रहे शायद ना। खली, मतलब खली तो है अभी, सो उसको नहीं करवाइएगा, उसके लिए तब और भारी लेना होगा, क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में चीज़ें बदलेंगी। एनीवे, सो यदि हम लोग रोटेटिंग डिस्क पे खड़े रहें, फ्रीली रोटेट कर सके, तो आप रेस्ट में खड़े रहेंगे और ऐसे पकड़े रहिएगा, और इसको आप खुद ही बल्कि नचा भी दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा, किसी और से बोल दीजिएगा कि वो काफ़ी तेज़ी से उसे रोटेट कर दे। जितना ही तेज़ी से रोटेट करेगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम बदलने वाला है रोटेट करने पे। तो व्हील ऐसे घूम रहा है ना, तेज़ी से ऐसे से रोटेट कर दिया गया है, अब बहुत तेज़ी से व्हील घूम रहा है, उसका एक्सेल पर पकड़े हुए हैं। तो आप ऐसे ही रहेंगे उस डिस्क पे, रोटेटिंग डिस्क पे। यदि आप ऐसे किए तो आप पूरा सिस्टम लेके घूमने लगेंगे विदाउट एनी टॉर्क एक्सटर्नल। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना है, रीजन ये है। क्यों कंजर्व होना है? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा था, तो कंजर्वेशन में आप क्यों नाचने लगे? रीजन बता रहा हूं। जब ऐसे घूम रहा था तो एंगुलर मोमेंटम किधर था? ऊपर था। और जब आप ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर दिए हो तो एंगुलर मोमेंटम नीचे हो गया होगा, तो ऊपर ही नहीं होना चाहिए था, नीचे क्यों हो जाएगा? नहीं समझ में आया भाई। एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन होता है तो ऊपर ही रहे ना। फिर सुनो, मैं कह रहा हूं कि यदि व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आप तो रोटेट कर नहीं रहे थे, केवल व्हील रोटेट कर रहा था, तो मैं और व्हील मिला के एंगुलर मोमेंटम
ऊपर था, राइट। अच्छा, जब ऐसे ऐसे नाच रहा था, ऊपर था, मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे ही नाचता रहेगा ना यार, तो नीचे हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहाँ रहा? कंजर्व तो तभी होगा जब कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ तो होगा, एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है। तो पता क्या होगा, आप इसको लेके जब ऐसे घूम रहा होगा तो पूरा लेके आप ऐसे घूम रहे होंगे। क्यों ऐसे घूम रहे होंगे? क्योंकि जब आप ऐसे घूम रहे होंगे तो भले ही इसका नीचे होगा, आपका पूरा मिला के किधर हो जाएगा? ऊपर। और आपका ऊपर वाला ज्यादा होगा पूरा मिला के डिस्क का नीचे वाला, मेरा पूरा मिला के ऊपर वाला, और ऊपर वाला माइनस डिस्क का नीचे वाला बराबर वही वाला ऊपर वाला जो पहले था। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए घूम रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम का क्या यूनिट होता है यार? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, आई ओमेगा, या एमवीडी भी सोच लो, एम केजी वी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो मान लीजिए घूम रहा था डिस्क, ऊपर था 100 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, कितना था? ऐसे घूम रहा था ऊपर। तो अब क्या हो गया? नीचे हो गया 100 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नीचे हो गया, राइट। कितना हो गया? 100 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पता है ये पूरा वो वाला मास लेके, उसका मास और मेरा मास पूरा मिला के ये वाला कितने से घूमने लगूंगा, मेरा वाला ऊपर कितना होगा मालूम है? 200 हो जाएगा। मस्त है 200, ताकि उस 200 में से ये वाला 100 माइनस हो तो नेट किधर आए? ऊपर 100 आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका मतलब अब हम लोग डेटा भी बता सकते हैं। ये जो डिस्क घूम रहा था, तो अब मेरा मास और ये सब देने की जरूरत नहीं है। यदि डिस्क वाले का एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड L है, तो ऐसे करने के बाद मेरा वाला ये पूरे सिस्टम का ऊपर कितना होगा मालूम है? 2L होगा, ताकि उस 2L में से ये वाला L माइनस हो तो L आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा हाँ, जब तुम ऐसे घूम रहा है तो ऊपर था, तो ऐसे करोगे तो तुम इधर घूमोगे, और ऐसे कर दोगे तो, यदि नहीं जैसे मान लो ऐसे करोगे तो इधर घूम रहे होगे, तो ऐसे करोगे तो फिर इधर घूम लोगे, डायरेक्शन इधर हो रहा होगा ना। ये देखो, अच्छा ये घूम रहा है, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। ये जब घूम रहा था ना, ये कितना इंटरेस्टिंग ये भी है कि एक रस्सी है और उसमें एक एक्सल लगा हुआ रिम है, व्हील है और घूम रहा है। उसको पकड़िए और ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, लगेगा घूमने। मैं करके देखा हूँ, आप लोग कर सकते हैं। तो यदि कोई व्हील है, साइकिल का पहिया निकाला जाए, दोनों तरफ निकला होता है, तो दोनों तरफ ऐसे पकड़े रहिए, चाहे रस्सी बांध लीजिए। एक व्हील है और इधर भी रस्सी बांध लीजिए और इधर भी रस्सी बांध लीजिए ऐसे, और व्हील को घूमने दीजिए। आपको पता है दोनों रस्सी ऐसे पकड़े रहेंगे, बीच में ऐसे घूमता रहेगा व्हील, राइट। और ऐसे ही घूमता रहेगा, सिंपली ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही एक छोड़ देंगे ना ऐसे, तो बस इधर निकला हुआ ये रहेगा, तो ये घूमता हुआ ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे मतलब ऐसे घूमता हुआ इधर भी घूमेगा। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों घूमेगा, रीजन बताइए। इस बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है, इस बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं, इस बार दूसरा है। हालांकि वो वाला तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन था। इस बार ये है कि जिस समय ये घूम रहा था तो ये वाला टॉर्क इधर लग रहा था, तो ये वाला कैंसिल किया हुआ था इसके अबाउट। जैसे इसको छोड़ दिए तो इसके अबाउट mg का टॉर्क लगने लगा है। पकड़े यहां पे हो ना, और रॉड है और घूम रहा है यहां पे, तो यहां पे mg का टॉर्क लगने लगा। तो टॉर्क लगने से एंगुलर मोमेंटम बदलना चाहिए। तो यदि ऐसे ही घूमता रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा कैसे? घूमेगा तब ना बदलेगा। अभी इधर है, अभी इधर है, अभी, तो इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया? अच्छा, जो पिछला वाला था ना, वो वाला
जो मैं बताया था कि ऐसे करने पे जो बदल रहा था, उसे जायरोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। जेट फाइटर में, एरोप्लेन में सब यूज होता है। अंदर में एक बहुत हैवी डिस्क होता है जिसको बहुत तेजी से रोटेट कराते हैं। जितना ही तेजी से अंदर में रोटेट कराओगे पूरा बॉडी रोटेट कर जाएगा, जैसे मेरा कर रहा था। मैं अंदर में, कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अंदर में ऐसे कर दिया, मैं घूम गया। उसी तरह से एरोप्लेन में और जेट फाइटर में अंदर में एक हैवियर बॉडी रोटेट करते हुए अंदर में ऐसे घुमा दिया जाता है तो पूरी बॉडी उलट जाती है, घूम जाती है। जायरोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं इसे। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, बुर्ज खलीफा साइड टाइप की, सीएस टावर्स है ना, बहुत सारे। अब तो बड़ा फाइट भी हो रहा है कि तुम बनाए हो, मुझसे बड़ा हम बनाएंगे, ऐसे चल रहा है। तो आपको सुनने में आता होगा कि बीजिंग में चाइना वाले सब एक और बड़ा बना रहे हैं सब। तो अच्छी चीज़ों का रेस नहीं करते, यही सब, इन्हीं सब चीज़ों का रेस कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरा बन गए हैं सब। सबसे दुनिया का सबसे खराब जानवर कौन सा है मालूम है? आदमी, इंसान। वैसे आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा हूं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा हूं। ओके, सो ये अर्थ ग्लेशियर पिघलने के का डर सबसे ज़्यादा क्यों है पता है? जो पोल है ना, यदि ग्लेशियर पिघलेगा ना तो इनर्शिया के कारण वो इक्वेटर पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्लेशियर। अब बहुत ज़्यादा, वो तुम्हारे फ्रीज वाला बर्फ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत भारी मात्रा में है। इसके यहाँ पे आने पे दो चीज़ें दिक्कत आएगी। पहले तो ड्यूरेशन ऑफ डे जो होगा तो वो तो होगा ही, बदलाव के कारण बहुत दिक्कत आएगी बायोलॉजिकल क्लॉक में, और बहुत सारे रोग और ये सब पनपेंगे। वो छोड़िए, पूरा डूब जाएगा, जितना भी लैंड है ना सब डूब जाएगा। तो इसलिए इसमें बात हो रही है कि किसी तरह से ऐसा रहे कि भाई वो ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ग्लेशियर ना पिघले। यदि वो पिघला तो जो सी लेवल है बढ़ेगा और सब अंदर चला जाएगा, जो ग्राउंड है। तो ये वाला पार्ट सीधा यहाँ पे आ जाएगा, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। रियली में वो फोर्स नहीं होता, बल्कि उसकी जगह इनर्शिया बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो इनर्शिया। तो ये बताओ कि यदि मैं ये कहूँ, क्वेश्चन ये करूँ कि ग्लेशियर पिघलेगा तो ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि वही रहेगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ड्यूरेशन ऑफ डे, मतलब दिन रात 24 घंटा जो होता है, वो 24 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा कि 24 घंटा से कम रहेगा कि 24 घंटा ही रहेगा? बताना है आपको। क्यों? आई ओमेगा एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है। तो ग्लेशियर पिघलेगा तो अभी एक्सिस के पास में है मास दूर हो जाएगा, मास दूर हो जाएगा तो आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। तो ओमेगा कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ डे, राइट? सिमिलरली यदि कहा जाए कि गगनचुंबी इमारतें जो बनाई जा रही हैं यही इसी में से निकाल के, तो ग्लेशियर पिघला तब भी अर्थ का मास नहीं बदला था, और इमारतें आप बना रहे होंगे तो भी अर्थ का मास नहीं बदल रहा होगा। तो क्या ये बिल्डिंगें बनाने से भले ही बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता होगा इनर्शिया पे, पर थोड़ा ही सही क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम। यदि आप इमारतें बना रहे होंगे, यहाँ पे इमारतें बना रहे होंगे, तो आप यही मिट्टी लेके क्या कर रहे होंगे? दूर कर रहे होंगे, यही कर रहे होंगे। दूर कर रहे होंगे तो इनर्शिया बढ़ा रहे होंगे, इनर्शिया बढ़ा रहे होंगे तो ओमेगा कम कर रहे होंगे, टॉर्क लग नहीं रहा है तो आई बढ़ा रहे होंगे तो ओमेगा कम हो रहा होगा, ओमेगा कम हो रहा होगा तो ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ रहा होगा, राइट? यार इतना पिक्सल सब फट गया यार, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, एक कुत्ता दौड़ रहा है इसमें। तो एक जो डिस्क है फ्रीली रोटेट करे एक्सल के अबाउट, फ्रीली,
तो इस पे हम लोग क्वेश्चन बाद में करेंगे। हम लोग तो अभी ये था कि भाई एंगुलर मोमेंटम को, कंजर्वेशन को समझ लें। तो यदि रोटेटिंग डिस्क उस रेस्ट में है, रोटेटिंग डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, चाहे मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर दे दूं मैं, और उस पर एक कुत्ता आप छोड़ दीजिए, यदि वो किनारे किनारे ऐसे भागेगा ना तो डिस्क उल्टा रोटेट करेगा। रीजन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि टॉर्क लग नहीं रहा है। तो कुत्ता यदि ऐसे भागेगा तो डिस्क ऐसे घूमेगा, और हमेशा नेट टॉर्क कितना, नेट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 0। इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल कितना था? 0। सो हमेशा 0 रहेगा। लेकिन ये रहा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूं कि कुत्ता एक चक्कर लगाएगा तो डिस्क कितना चक्कर लगाएगा, तो आसान नहीं होगा फिर, क्योंकि कुत्ता जो चल रहा है, डिस्क घूम रहा है, तो घूमने वाले पे वो भी चल रहा है ना। तो मैं कहूं कि एक रेड कलर लगा दिया जाए डिस्क पर, और कुत्ता वहीं हो, और घूम के फिर से रेड पे आ जाए। घूम के आ सकता है ना रेड पे? तो बताना है कि जब रेड पे आ जाएगा तो डिस्क कितना घूमा होगा, बता सकते हैं आप लोग? बताइए। कैपिटल एम और रेडियस आर है डिस्क का कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर है। कुत्ते का मास स्मॉल एम है और पेरीफेरी पे किनारे घूम रहा है। बताना है कि जब वो एक चक्कर लगाएगा तो डिस्क कितना चक्कर लगाएगा, जल्दी बताइए। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है कि तेजी से लगाएगा कि धीरे धीरे लगाएगा, ये भी बताता हूं। इससे मतलब नहीं है। ये नहीं कह सकते कि सर तुम बताइए उसका एंगुलर वेलोसिटी बताइए, ये जरूरत नहीं है चक्कर के लिए। जब मैं कहूंगा कि डिस्क का एंगुलर स्पीड बताइए, तब उसका देना होगा डॉग का। आया? एक चक्कर बोला हूं मैं, उसको बोला हूं कि एक चक्कर लगाया है, और वो भी एक चक्कर मतलब डिस्क के रिस्पेक्ट में ही होगा। डिस्क के रिस्पेक्ट में एक चक्कर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि मैं कहा था कि रेड पॉइंट से चला था, रेड पे आ गया है। बल्कि ऐसे भी लिखा रहेगा तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जहां पे शुरू में डॉग था वहां रेड पॉइंट लगा था, घूम के उस पे वहीं पे आया। तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि डिस्क के रिस्पेक्ट में एक चक्कर लगाया। हालांकि वैल्यू बताओ, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम की स्मॉल एम बाई कैपिटल एम? कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम है। अच्छा, ये बता रहा है कि इनर्शिया वाला इफेक्ट भी आ रहा है, ये बता रहा है। हाँ, हमको लग रहा है कि इनर्शिया का तो वो वैल्यू आएगा, 2 भी कुछ आएगा, क्योंकि डिस्क है ना, ये डिस्क मानना है इसको। क्या करोगे मैं बताता हूँ, यदि आप कम समझ पा रहे हैं तो। वैसे कई चीजें पूछी जा सकती थी इसमें, चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम लोग एक चक्कर के नाम पर, इस जो कुत्ता ऐसे चल रहा है ना, शुरू में दोनों रेस्ट में थे, जो कुत्ता ऐसे चल रहा है वी से, ये भी क्वेश्चन बल्कि अच्छा है कि किनारे किनारे दौड़ने लगे, डिस्क के रिस्पेक्ट में कुत्ता दौड़ने लगे वी से, मास सेम है, और किनारे किनारे कुत्ता दौड़ने लगे वी से डिस्क के रिस्पेक्ट में, तब कुछ और आंसर आएगा, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो कुछ और आएगा। तो अभी डिस्क के रिस्पेक्ट में, और जनरली लिफ्ट और डिस्क और बस और ट्रेन उसी के रिस्पेक्ट में दिया रहता है, जनरली 99% बता रहा हूँ, इसीलिए मैं वही दे भी रहा हूँ। तो डिस्क के रिस्पेक्ट में कितने से दौड़ रहा है? वी से। आपको बताना है कि ओमेगा डिस्क का कितना होगा, दौड़ने लगा वी से।
आपको पता है एंगुलर मोमेंटम पहले भी जीरो था तो अब भी जीरो रहेगा। जल्दी से बताओ, ओमेगा लिखो ना, एंगुलर मोमेंटम जीरो करो, एल आई बराबर एल एफ करो। ध्यान देना, कुत्ता दौड़ रहा है किनारे किनारे डिस्क के रिस्पेक्ट में भी से। सब ध्यान देना, नहीं गलत हो जाएगा, बता रहा हूं। लिखूं क्या मैं? ये देखो तो, देखो लिखता हूं। ये देखो तो, ये देखो, मैं ये कह रहा हूं कि यही बात हो रही थी ना। ये देखो, ये कुत्ता था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे कितने से जा रहा था? वी नॉट से मान लेते हैं, वी मान लेते हैं, वी दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि ये घूमने लगा होगा ओमेगा से, समझ में आ रहा है? जब कुत्ता ऐसे घूम रहा होगा तो कुत्ते का एंगुलर मोमेंटम ऊपर होगा, तो डिस्क का नीचे रहेगा तभी तो जीरो होगा यार, क्योंकि आपको पता है टाउ जीरो है तो एल कांस्टेंट है और एल आई बराबर एल एफ है, एल आई बराबर एल एफ है। एल आई जीरो है जब कुत्ता रेस में था, डिस्क रेस में था। एल एफ लिखने जा रहा हूं, मान लेते हैं ऊपर प्लस है। जल्दी से बताओ, यदि रेडियस इसका आर है, रेडियस आर है, तो बताओ कुत्ते का एंगुलर मोमेंटम कितना है? एम वी डी, एम वी माइनस ओमेगा आर। ये इंटरेस्टिंग था देखना। ये जब v से दौड़ रहा था डिस्क के रिस्पेक्ट में, तो डिस्क पीछे कितने से खींचे जा रहा था? ओमेगा आर से। और वो कितने से दौड़ रहा था? v से। तो नेट कितना था? v माइनस ओमेगा आर, क्योंकि लिखना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। एंगुलर मोमेंटम किसी के रिस्पेक्ट में थोड़ी लिखोगे, किसी डिस्क के रिस्पेक्ट में थोड़ी लिखोगे, जो एक्चुअल होता है वो लिखना होता है। तो ये पॉइंट इंटरेस्टिंग था। अच्छा, यदि मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v दे दिया होता डॉग का, तो सही में v ही लिखते। तो ध्यान रखना, क्योंकि जब कुत्ता दौड़ने लगेगा डिस्क, अच्छा हाँ, कई बार ये कहता है डिस्क रिलेटिव डिस्क देता भी नहीं है, कहता है कि डिस्क पर भी से दौड़ रहा है, इसका मतलब रिलेटिव है, डिस्क पर भी से दौड़ रहा है, अपने से कई चीज लेनी होती है। जबकि कहा जाता है कि कुछ ना दिया रहे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है, लेकिन जब कहेगा डिस्क पर दौड़ रहा है तो अपने से मानना है कि डिस्क के रिस्पेक्ट में। ये है कुत्ते का एम वी डी माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा, सॉरी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई? अच्छा हाँ, मैं कुत्ते का ले लिया हूं तो अब कुत्ते का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मत रखना। अच्छा, दोनों का इकट्ठा लेके लिख भी नहीं सकते थे। इकट्ठा आई कब लिखा जाता है? आई ओमेगा में आई इकट्ठा तब लिखा जाता है जब ओमेगा सेम रहे तब ना। ऐसा नहीं कर सकते कि सर इकट्ठा भी तो लिख सकते थे। अरे भाई, दोनों का अलग अलग ओमेगा टाइप का हो रहा है, कैसे लिख लेगा इकट्ठा? ये कितना लिखना है जल्दी बताओ, जल्दी करो, पता चल जाएगा तुम्हें। कई चीजें सीख रहे हैं ना। एक तो इसी क्वेश्चन में ये भी आ गया कि यदि v से डिस्क के रिस्पेक्ट में दौड़ेगा तो बताइए उसका वो कितना ओमेगा होगा ना। ऐसे कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करेगा ये भी निकाल सकते हैं। तो आया कितना आया, कितना आया यार ओमेगा, जल्दी बताओ। हाँ, 2, बताओ यार। एम आर स्क्वायर बाई 2 रख के बताओ कितना लिखूं? 2 स्मॉल एम वी, 2 एम वी बाई कैपिटल एम आर स्क्वायर, बस।
ये आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, देखो आर आएगा ना, हाँ ये है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये जो दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अब रही बात ये भी कोई यही बता दीजिए कि कितने देर में वहीं पे फिर से आ जाएगा, डिस्क के रिस्पेक्ट में पॉइंट लगा हुआ था, रेड कलर था, एक डिस्क के रिस्पेक्ट में एक चक्कर कितने देर में, जल्दी बताइए, डॉग के द्वारा डिस्क के रिस्पेक्ट में कितने देर में एक चक्कर बताओ, डॉग के द्वारा, फॉर 1 रिवोल्यूशन। टू पाई आर बाई वी ना भाई, डिस्क के रिस्पेक्ट में ही तो वी दिए थे, हम कह रहे हैं कि डिस्क के रिस्पेक्ट में ही ना वी दिए थे, तो वही ना रहेगा ये। बोलो अब बताओ कितना चक्कर, कितना एंगुलर रोटेशन बताओ डिस्क का, क्या करोगे, ओमेगा इंटू टी ना, मतलब एक एक चीज बता रहा हूं, एंगुलर रोटेशन, अभी चक्कर नहीं बता रहा हूं, अभी एंगुलर रोटेशन बता रहा हूं। सो व्हाट इज ओमेगा, 2mv डिवाइडेड बाई m प्लस 2m इंटू आर इंटू 2 पाई आर बाई वी वी कैंसिल, आर कैंसिल, कितना आ गया, 4 पाई m बाई m प्लस 2m, सही है। यदि मैं कहूं कि बताइए कितना चक्कर, बताइए तो क्या करेंगे भाई, ये तो एंगल है ना, तो 2 पाई से डिवाइड कर तभी तो नंबर ऑफ चक्कर आएगा, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देखो, तो कितना आएगा बताओ, थीटा में 2 पाई डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2m बाई, सही है। यदि मैं कह दूं कि दोनों का मास सेम है तो और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो दोनों का मास सेम होगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 चक्कर, 2/3 चक्कर कर दूंगा, कितना एंगल बताओ तो, 2/3 कितना होता है, 120 डिग्री, नहीं कितना यार, अरे एक चक्कर में उसका नंबर वैसे 2 पाई मल्टीप्लाई करना होगा ना, 2 पाई इंटू 2/3 कितना हुआ, 360 इंटू 2/3 ना, 240 डिग्री, तो डिग्री में आंसर, नंबर ऑफ चक्कर में आंसर, वैल्यू थीटा, वैल्यू टाइम, जितना कुछ हो सकता है सब बता दिया। अच्छा ये बता दोगे कि डॉग का एंगुलर वेलोसिटी कितना था, बता दोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मेंशन ना हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डॉग का एंगुलर वेलोसिटी कितना था, डॉग का एंगुलर वेलोसिटी कितना था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्या करते, आई डॉग ओमेगा डॉग आई डिस्क उल्टा ओमेगा डिस्क, सही लिखा हूं देखो तो, आई डॉग कितना होगा, स्मॉल m r स्क्वायर, ओमेगा निकालना ही है, ये जानते ही हो और ये निकाले ही हो, रख लेना, और चाहे क्या कर सकते हो, ये वैल्यू निकाल लेना, यदि आ गया है तो कहाँ है, v माइनस ओमेगा आर डिवाइडेड बाई आर, मतलब v बाई आर माइनस ओमेगा, v बाई आर माइनस ओमेगा। अरे रियल में डॉग की वेलोसिटी तो ये है ना, वो तो v डिस्क के रिस्पेक्ट में है, वो जो v कहा गया वो तो डिस्क के रिस्पेक्ट में है ना,
अब एंगुलर मोमेंटम पढ़े तब तो कठिन क्वेश्चन आ गया क्या यार? अभी तो हम लोग को छोटा सा क्वेश्चन देना चाहिए था ना। कुछ और बचा है कि बस खत्म हो गया बोला? हाँ ये देखो, मान लो यहाँ पे एक कोई रॉड रखा हुआ है, चाहे कोई प्लेट रखा हुआ है, यहाँ से बुलेट फायर किए या कोई भी एरो आया और स्ट्राइक किया, तो अब ये मत कहिएगा mg लग रहा था, सही में mg लग रहा था, टॉर्क लग रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम बदल रहा होगा। याद करो जब इस तरह की बात होती है तो बात होती है जस्ट बिफोर एंड आफ्टर की। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे इसके अबाउट, क्योंकि जो mg लग रहा होगा, जो स्ट्राइक किया होगा, वो थोड़ी देर के लिए क्या मान लगे, नेग्लिजिबली स्मॉल। फॉर विच टाइम इंटरवल? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये इनिशियल लिया जाए यहां से और यहां तक मोमेंटम कंजर्व है? नहीं। क्या बाद में ऊपर चढ़ने लगा है तो मोमेंटम कंजर्व है? नहीं। कब की बात करेंगे? स्ट्राइक करने से, मतलब ये जब आया था ना, तो जस्ट स्ट्राइक करने से पहले और जस्ट स्ट्राइक करने के बाद यहीं पर, और बात करें कि अब कितने से शुरू हो गया। तो यदि हिंज है तो ये भी बात हो सकती है कि उलट जाए तो कितना मिनिमम v होना चाहिए, नहीं? बाकी डायमेंशन दिया रहेगा। वही सेम केस, इफ दिस इज फिक्स्ड अबाउट दिस रॉड, दिस राफ्ट इज अलाउड टू रोटेट अबाउट दिस हिंज पॉइंट, इसके अबाउट हिंज है ये, तो यदि बॉल आके स्ट्राइक करेगा ना ये, तो डिपेंड करेगा कैसा कोलिजन है। अभी फिलहाल तो इलास्टिक टाइप का लग रहा है, तो जाके स्ट्राइक करेगा फिर से अगेन अबाउट दिस पॉइंट, और एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। व्हाई? क्योंकि इसके लड़ने से जो यहाँ पे जर्क लगेगा ना, उसका टॉर्क जीरो होगा। और जो इस सिस्टम का, अच्छा हाँ, एंगुलर मोमेंटम रॉड का कंजर्व नहीं है, बॉल का कंजर्व नहीं है, बॉल प्लस रॉड का है। और ये जो टॉर्क आपस में लग रहा है उसका इसके बाद टॉर्क जीरो होगा, इंटरनल है, राइट? इसका ध्यान रखिएगा। उसी तरह की फिर से बातें शुरू हो गई जो कोलिजन में हुई थी यहाँ पे। और एक और चीज जानो, यही ऐसा पॉइंट है, चाहे इस पे कोई भी लाइन और ले लीजिए, या तो ये पॉइंट है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लीजिए, ये भी कम ही लोग बताते हैं, केवल यही बताते हैं इसके अबाउट ना। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ कि इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, पर इसी लाइन पर ले लीजिए, पर उन्हीं के अबाउट कंजर्व है। यदि मैं कह दूं कि इसके अबाउट कंजर्व है कि नहीं, तो आंसर है नहीं। समझ में आ रहा है? यदि मैं कहूं कि इसके अबाउट कंजर्व है कि नहीं, तो आंसर है इसी सिस्टम का। कहूंगा इसके अबाउट कंजर्व है कि नहीं, तो आंसर है नहीं। इसके अबाउट किसी के अबाउट नहीं है, इसके अबाउट नहीं, इसके अबाउट नहीं। अच्छा क्यों नहीं? क्योंकि जो हिंज है ना यहाँ पे, एक किल होगी ना यार, यहाँ पे वो फोर्स लगाई है रॉड पे, जैसे ही ये टकराया है ना तो यहाँ पे जर्क लग गया है। इमेजिन कर पा रहे तुम लोग? तो जर्क लगा है तो इसके बाद टॉर्क नहीं आएगा सिस्टम पे, किल लगाया होगा ना, टॉर्क। अच्छा यहाँ पे लेने पे क्या फायदा होगा? जीरो होगा। यहाँ पे लेने पे जीरो होगा उसका, यहाँ पे लेने पे क्या होगा यार? यहां पे लोगे तो भी जीरो होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात तुम लोगों को? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इसका आंसर ये नहीं कि सबके अबाउट होगा। ये क्या यार? ये देखो, यदि ये घूम रहा है ना, यदि ये घूम रहा है बहुत तेजी से, हैवी मास है ये, और यदि आप उसको अचानक पकड़ लिए होंगे तो आपके और उसके बीच में नेट टॉर्क जीरो ही होगा। अरे पकड़े ही तो हो, तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व अभी भी है, दिक्कत है कि वो पकड़े नहीं रह पाया तो फेंका गया। देखो कहाँ फेंका यार, ये और उसका वो स्लो हो गया होगा क्योंकि पकड़ते ही आई ज्यादा हुआ होगा, राइट?
वो घूम रहा था, यदि फिर फ्रीली घूम रहा होगा तो, फोर्सफुली घूम रहा होगा तब नहीं, फ्रीली घूम रहा होगा तो यदि फ्रीली ये घूम रहा है ना, कहाँ गया रहा हो, तो ये फ्रीली घूम रहा होगा तो यदि आप इसको पकड़ेंगे तो अचानक सिस्टम का इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, पर इतना भी कम नहीं होगा कि फेंक ना पाए। हल्का सा तुम्हें कह रहा पूरा का झोपड़ी है, पूरा समझते हो, पुआल, कई लोग पुआल भी नहीं जानते होंगे, जानते हो? ये देखो, ये हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के अबाउट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ, सर्कुलर इंक्लूडिंग सर्कुलर एंड इलिप्टिकल। जब ये घूम रहा था शुरू में, अच्छा किस ऑर्डर का होता है, पिको सेकेंड, यू नो पिको कितना, 10⁻12। ये ऑर्डर देखो, पहले एंगुलर मोमेंटम ज्यादा था, कम हो के फॉर डिफरेंट डिस्क्रीटनेस टाइप का कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हालांकि वहां पे कॉन्टिन्यूस टाइप का दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टाइप का लग रहा है। मिनिमम होने के बाद ऑलमोस्ट जब वहां से क्रॉस किया होगा तो जीरो होने वाला था, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ है, फिर बढ़ने लगा है, फिर उतना ही हो गया होगा। शुरू से देखो, शुरू से दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो सर्कुलर है तो एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, ये कम हो गया तो किसी न्यूक्लियस के पास से होके पास कर रहा है, बहुत कम हो गया होगा यहाँ पे, फिर अभी सेंस वही है इसीलिए एंगुलर मोमेंटम वैसे ही है। देखो यहाँ तक वैसे ही है। जब जीरो हुआ था ना यहाँ पे तो उल्टा मान लिया गया था, तो यहाँ से माइनस हो गया था, उलट गया था ये, फिर चेंज हुआ यहाँ से। देखे होगे जब लास्ट में यहाँ पे आ रहा है ना ऐसे घूमते हुए ऑलमोस्ट जीरो, निगेटिव, मोस्ट निगेटिव, उसके बाद यहाँ वैल्यू जीरो होने, देखो कब जीरो हुआ था, ये वाला जब यहाँ से वेलोसिटी क्रॉस किया था, उसी से पास से गुजरा था, डी जीरो हो गया था। तो ये नोटिस करने वाला है कि यहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे ऐसे शुरू हुआ था, ऐसे ऐसे, जब ऐसे हुआ था तो फिर वहाँ से उलट गया था, फिर ऐसे शुरू हुआ था, फिर एक बार सर्कल उल्टा बना था, नोटिस किए? मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ घूम रहा है। यही रीज़न है कि इस ग्राफ में मैक्सिमम से कम होकर जीरो हुआ होगा, फिर उलट गया होगा, फिर मैक्सिमम निगेटिव हुआ था क्योंकि उल्टा सर्कल हो चुका था, फिर जीरो हुआ था और फिर उतना ही प्लस हुआ था और फिर रिपीट कर गया था। सो डिफरेंट वेलोसिटी के लिए अलग अलग ट्रैजेक्टरी, बहुत करीब से गुजर रहा था। जब वहीं से गुजरा न्यूक्लियस से तो हम जीरो मान लिए क्योंकि v इंटू डी करना था, डी जीरो। तो ये y है, x है। जब x जीरो है तो कहां से पास किया है बताओ? 4 से, हाँ? जब x जीरो है तो y 4 से, और y जीरो है तो x माइनस 2 से ना। पार्टिकल इसी पे चल रहा है, फोटो बना लिए होगे तुम लोग। पार्टिकल 2 kg का मास, पॉइंट मास 4 मीटर पर सेकेंड से इसी पे चल रहा है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि मोमेंटम कांस्टेंट है? इसका मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि m कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है। आप ये कह सकते हैं सर स्पीड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा तो डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है। सो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। अब बताना है एंगुलर मोमेंटम, पहला वाला पार्ट ओरिजिन के अबाउट। अच्छा ये वाला बताना भूल गया, मैं कहूँ एंगुलर मोमेंटम कितना, तो क्या कहोगे? किसके अबाउट? वो अभी चल रहा है, वो चलता रहेगा। रोटेशनल में मस्ट है। एंगुलर वेलोसिटी तक बात हुई थी, याद है? कहा था एंगुलर वेलोसिटी बताइए। और आज एक नया चीज पता चला होगा कि v में d का डिवाइड नहीं करना है, बल्कि v का ही कंपोनेंट लेके r को डिवाइड करना है। सो एक चीज ये भी आज पता चला। और हर जगह यह है कि किसके अबाउट बताना है, ओमेगा, अल्फा, कोई भी चीज, एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, तो ओरिजिन के अबाउट ना। पहला वाला पॉइंट है ओरिजिन के अबाउट।
तो यदि इसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट बताना है तो लाइन तो यही है। यदि पार्टिकल यहाँ से भी चल रहा हो v से, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे क्रॉस किया हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जा रहा हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जा रहा हो उतनी स्पीड से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से जा रहा हो फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर मोमेंटम बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि mv परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज लाइन ऑफ वेलोसिटी। जब यहाँ पे चल रहा हो तो भी लाइन ऑफ वेलोसिटी यही है, और जब यहाँ पे चल रहा हो तो भी लाइन ऑफ वेलोसिटी वही है। तो यहाँ पे चल रहा हो तो भी यहाँ चलता हुआ मानो, यहाँ चल रहा हो तो भी यहीं पे चलता हुआ मानो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आता है आप लोगों को? प्लानिंग कर लेता हूँ एंगुलर मोमेंटम। mvd, कैसे d निकालोगे? तुम लोग ये पढ़े होगे कि एक तरफ करना होता है इसको, यही ना? इसको बोलते हैं, इसको a, इसको b, या जो भी बोल लो, और उसमें पॉइंट रखते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? तो 0 0 रखें यहाँ पे। सो वैल्यू d की कितनी होगी जल्दी बताओ? d की वैल्यू होगी 0 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। कितना आएगा? -4 बाई रूट 5। ये -4 तो रिलेट, वो पोजीशन इधर उधर का वैल्यू के कारण आता है ना, कि किधर आ रहा है, मॉड लेना होता है यदि डिस्टेंस निकालना है तो। सो 4 बाई रूट 5। सो आंसर कितना? मास कितना? 2 kg, स्पीड कितना? 4, और डिस्टेंस कितना? 4 बाई रूट 5। कितना हुआ? आंसर आ गया। और कहीं पे भी जा रहा हो यही आंसर है, कहीं पे भी जा रहा हो आंसर यही है। अच्छा, यदि मैं आपसे ये पूछ दूं कि ऐसे रहे, इसकी वैल्यू 4 ऑप्शन दे देता हूं, 32 बाई रूट 5 माइनस 32 रूट 5 के माइनस 32 रूट 5 जे 32 रूट 5 के 32 रूट 5 माइनस आई, माइनस के फोटो बना के देखोगे ज़्यादा अच्छा रहता है। फिजिक्स में फोटो बना लेना चाहिए यदि बन पाए तो सेंस देखो, इधर जा रहा होगा ऐसे ना, ऐसे, लेकिन मैं बोला तो हूं नहीं कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा होगा तो ऐसे और प्लस हो जाएगा। तो ये देखो, यदि इधर जा रहा होगा तो इसके अबाउट के माइनस के, समझ में आ रहा है? माइनस के है तो इसका मतलब उनको फोटो बना के देना होगा तब। और यदि इधर जा रहा होगा तो प्लस के, राइट? मतलब आई जे तो नहीं रहेगा, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, कहीं भी परपेंडिकुलर। तो एक तो ये पॉइंट है। जल्दी से ये वाला अंतिम कर दो, ये वाला बात जल्दी करो। हैं? 1 4 कहाँ होगा? दिस इज 1, दिस इज 4, यहीं पे कहीं होगा पॉइंट 1 4। बोलो। अच्छा, इस 4 देने से ये तो लग ही गया होगा ना कि इधर ही रहेगा, हाँ? तो ये भी आइडिया लग गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से d डैश, वैल्यू निकाल लोगे d डैश, और इस वैल्यू ऑफ d डैश 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यही ना? कितना हो गया ये? 2 बाई रूट 5। तो आप लोग सीख गए। और वो वाला रहने देता हूँ, r क्रॉस p वाला, यदि p में i j के में दे दूं और r भी कुछ दे दूं तो इतना तो करने आ ही गया होगा, क्रॉस लेने आता है ना? तो वो वाला क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? चलो ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया। आज हम लोग